रेवेन्यू अकाउंट्स आ सकते हैं, उनको भी क्लोज करना है। जो कि इसी तरह एक्सपेंसेस में, डेबिट बैलेंस में एक्सपेंसेस, परचेज, ये जो सेल्स रिटर्न्स है और सेल्स डिस्काउंट, ये डेबिट बैलेंस में होगा है। जब जैसे सेल्स आपकी क्रेडिट बैलेंस है तो इसका तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट है ना, तो सेल्स रिटर्न्स और सेल्स डिस्काउंट, राइट, दिस विल बी डेबिट बैलेंस। समझो, सेल्स रिटर्न्स हो रहा है, सेल्स डिस्काउंट है, जस्ट लाइक एक्सपेंस है। इसकी वजह से सेल रिड्यूस हो रही है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। और परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, लेकिन परचेज रिटर्न्स और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होगा है। इसका मतलब परचेज रिटर्न्स होगा, परचेज डिस्काउंट होगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इससे इंक्रीज होगी, ठीक है। इसको हम रेवेन्यू के साथ क्लोज करेंगे, परचेज रिटर्न्स को, परचेज डिस्काउंट का, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में होगा, ठीक है। ये भी टेम्परेरी अकाउंट्स है, राइट। तो ये चीजें आपने अच्छी तरह समझनी है कि ये जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर का ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग का एक हाफ पेज का नोट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात क्लियर हुई सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस किया? सर हाँ सेल स्टूडेंट, डिस्काउंट, सर सेल डिस्काउंट प्लीज सर, ये वो कर दें सर, रिपीट कर दें एक दफा। देखो सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न्स, देखो सेल्स का बैलेंस विल ऑलवेज बी क्रेडिट, राइट, रेवेन्यू है। और सेल्स डिस्काउंट है, डिस्काउंट मीन्स कि सेल्स का कंट्रा हो गया, ये तो फिर डेबिट बैलेंस होगा ना। सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न्स है। अगर सेल्स रिटर्न्स हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, सेल्स डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस के साथ इसको क्लोज करेंगे, सेल्स रिटर्न्स को और सेल्स डिस्काउंट को, क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस होगा। सिमिलरली परचेजेस बैलेंसेस, परचेजेस विल ऑलवेज बी डेबिट बैलेंस, राइट, लेकिन परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। इसको सेल के साथ हम क्लोज करेंगे, परचेज रिटर्न्स को, परचेज डिस्काउंट को, ठीक है। अब देखो ट्रायल बैलेंस आपके सामने, आप क्वेश्चन नंबर 8 की ट्रायल बैलेंस आप ओपन करो अपने सामने है। देखिए मैं यहाँ पर ही आपको चलो शो भी कर देता हूँ ट्रायल बैलेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये देखो मैंने शेयर भी कर रहा हूँ इसको, ये देखिए, ये मैंने शेयर किया आपको, देखिए शेयर हो गई ना। देखिए अब ट्रायल बैलेंस में देखो है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट पार्ट इसका। देखो सेल्स क्रेडिट बैलेंस, फिर सेल्स परचेज रिट है, तो देखो सेल्स आपकी क्रेडिट बैलेंस, और परचेज रिटर्न्स ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा है। जिस तरह परचेज इज डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस होगा। उसी हम सेल्स के साथ इसको भी क्लोज करेंगे, परचेज रिटर्न्स को, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। इसमें दो ही अकाउंट है टेम्परेरी, सेल्स का और परचेज रिटर्न्स का। और जब हम एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहे होंगे तो एक्सपेंसेस सारे और प्लस आपका सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न्स, सेल्स डिस्काउंट तो है नहीं, सेल्स रिटर्न्स है, तो ये भी क्लोज होगा एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है। तो ये आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। अब देखो हमने क्लोज करना है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है क्लोजिंग में, और ये याद रखो क्लोजिंग स्टेप इज मेड एट ईयर एंड, एट फिस्कल ईयर एंड। फिस्कल ईयर मींस 12 months ended, accounts have already been made, audits completed, right, all expenses and revenues, capital assets all are okay, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज किया जाता है टेम्परेरी अकाउंट्स को, यानी कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो अब इसको क्लोज करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा जो है इस क्वेश्चन का रह गया था, ठीक है। तो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको शेयर भी मैं कर रहा हूँ, देखिए अब ये मैंने शेयर कर दिया। अब सोल्यूशन शेयर हो रहा है ना? हाँ, सोल्यूशन शेयर हो रहा है, बोलो। यस सर। नहीं ठीक सर। है, नहीं हो रहा है,
हो रहा होगा यार, हेडिंग नहीं आ रही, जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, जर्नल जर्नल, ये नहीं शेयर हो रहा सर जी आप सर वो होंगे। है? हो रहा है ना? यस सर ठीक है, ठीक है। तो देखिए, है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पर सेल्स है, सेल्स और परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, क्योंकि ये भी क्रेडिट बैलेंस है ना, परचेज डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। तो हमने देखो सेल्स को, सेल्स लिया, राइट, देखिए सेल्स, देखिए 2660, अच्छी तरह समझो इसको। फिर परचेज रिटर्न्स, देखो ट्रायल बैलेंस में देखो, परचेज रिटर्न्स, राइट, 12,000 है, राइट। उसके बाद देखो फिर क्या क्लोज करेंगे, डेबिट, अब ये डेबिट हो रही है, देखो ये यहाँ पर वो जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगी ना हमारी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको हम बुक्स में ला रहे हैं, समझो, है, ये तो बुक में नहीं है ना, देखो ये तो सेल्स, सेल्स रिटर्न्स यहाँ तो डेबिट हो गया, फिर क्लोज हो गया, क्रेडिट था डेबिट कर दिया तो क्लोज हो गया। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बुक्स में ला रहे हैं उसको, अभी मर्चेंडाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री बुक्स में नहीं है, ठीक है, अब हम बुक्स में ला रहे हैं उसको, मर्चेंडाइज क्लोजिंग को, राइट, राइट। तो ये इसको डेबिट किया जाएगा हमेशा जब हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होगी उसको क्रेडिट करेंगे ताकि वो क्लोज हो जाए, लेकिन वहां पर करेंगे जब हम एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अब इनकम समरी को हमने, इन सब का टोटल जो है वो इनकम समरी में आ गया, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सेल हम सर रेवेन्यू में सर कंसीडर करते हैं, अगर सर सेल बढ़ रहे हैं तो सर क्रेडिट साइड पे जाएंगे ना सेल सर। माय गॉड, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स को क्लोज कर रहे हैं ना, बढ़ कहाँ रही है, अब तो टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट किया तो जीरो हो गया ना, भाई क्रेडिट ओके में 2660 पड़ा लेजर में, जब डेबिट करोगे तो जीरो हो जाएगा ना, ओके सर ओके सर। है, बढ़ा थोड़ी रहे, हम तो क्लोज कर रहे हैं ना, बैलेंस को जीरो कर रहे हैं कम से कम, ठीक है। अब ईयर क्लोज हो गया ना, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए सेल को जीरो करना है ना, तो वही बैलेंस को डेबिट कर दिया तो जीरो हो गया ना, क्रेडिट पे यही पड़ा हुआ था, क्लोजिंग ओके एंट्री सर पास कर रहे हो ना, जनरल ओके एंट्री सर थोड़ी कर रहे हैं। परचेज रिटर्न्स क्रेडिट में था तो डेबिट कर दिया है, क्योंकि ये भी टेम्परेरी अकाउंट्स है, ये भी क्लोज हो गया। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग जो है वो बुक्स में है ही नहीं, है, अब इसको यस सर बुक्स में ला रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, राइट। तो इसको डेबिट कर दिया ताकि ये क्लोजिंग पर है, इसी स्टेप में करेंगे इसको क्लोज, इसको जब डेबिट किया तो ये आ गई, और ओपनिंग को क्रेडिट कर देंगे, राइट, उसके साथ एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है। अब इनका सम कर लिया, तो ये देखो इन तीनों का सम, ये हमारा इनकम समरी में क्रेडिट बैलेंस में आ गया है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी अकाउंट और ओपन किया हुआ है फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंसेस को क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है डेबिट, राइट, तो उसको क्रेडिट करेंगे तभी क्लोज होगा। तो ये बैलेंस तो हमें, जब हम सारे बैलेंसेस को इनपुट कर देंगे ना, तो फिर हमारे पास ये आएगा कि भाई आपका जो है कितना आ रहा है इनकम समरी में। तो देखो सेल्स रिटर्न्स, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में देखो, सेल्स रिटर्न्स एक तरह का एक्सपेंस हो गया ना, अगर डेबिट है यानी कि रिटर्न है तो हमारी प्रॉफिट इससे रिड्यूस हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न्स डेबिट बैलेंस होगा हमेशा, ठीक है। तो 25,000 वो डेबिट है, क्रेडिट कर दिया उसको, ठीक है, ताकि जीरो हो जाए, राइट। तो ये देखें, ये 25,000, उसके बाद नेक्स्ट पे गए उसी ऑर्डर में, चलो परचेजेस को क्लोज किया, ठीक है। तो ये भी टेम्परेरी अकाउंट्स है, फ्रेट इन ये भी क्लोज हुआ, फिर फ्रेट आउट भी क्लोज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी, सेल्स स्टाफ सैलरीज भी, रेंट एक्सपेंसेस, सेल्स मेंशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स, मर्चेंडाइज ओपनिंग,
है, ये बुक्स के अंदर है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, उसको भी क्लोज कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्लोज हो गई। ठीक है, याद रखो। और एक चीज और है कि आपने जो ये भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कह रहा हूं कि आपको कि जब आप क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे होगे तो आप ट्रायल बैलेंस से फिगर नहीं उठाओगे। अगर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपने जो फिगर्स उठानी है वो इनकम स्टेटमेंट से उठानी है, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो आप जब क्लोजिंग करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तो वो आप इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर आ रही है ना, क्योंकि उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर आई है वो एडजस्टेड बैलेंस दिया है ना उसको। ठीक है, आप ट्रायल बैलेंस से नहीं फिगर उठाओगे, क्योंकि वो तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बनाया नहीं, जो एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हमने ट्रायल बैलेंस में लिया ना, तो ये देखो ये सब फिगरें हम ट्रायल बैलेंस से नहीं उठा रहे। ठीक है, ये सारी फिगर हमने जो एक्सपेंसेस की फिगर उठाई वो कहाँ से पिक की, इनकम स्टेटमेंट से पिक की, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो अनएडजस्टेड है, जब एडजस्टमेंट आए तो वो तो अनएडजस्टेड है, वहां से थोड़ी फिगर उठाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से नहीं उठाओगे, इनकम स्टेटमेंट से उठाओगे। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन होती तो फिर तो इशू नहीं था। हाँ बोलो, बोले सर अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ है तो क्या कह रहे हो दोबारा? अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ है तो सर हाँ, अगर दोबारा कहने का मकसद, या क्वेश्चन में आपसे ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर आपको क्वेश्चन में मांगी नहीं है, एग्जाम में थोड़ी बनाओगे, फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना वो तो उसमें है? आप वो जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उनको तो इनकॉर्पोरेट कर दोगे इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए और बैलेंस शीट बनाते हुए, जैसा हमने यहाँ किया है। लेकिन अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, देन यू विल प्रिपेयर ना, उसमें तो टाइम वेस्ट होगा। तो उसको हमने साथ साथ आपको इनकम स्टेटमेंट लास्ट टाइम बनाते हुए प्लस कर दिया था ना, या और बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर दिया था, तो तैयार हो गई थी। तो अब हमने देखो ये सारी इनका स्टेटमेंट जो ये सारी फिगर्स लिए हमने, ठीक है, वो ट्रायल इनकम सर स्टेटमेंट से फिगर हुई। ठीक है, इनकम सर ऐसे स्टेटमेंट से। जो हाँ, हमने पहले जो 6-7 सवाल किए थे उनमें भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम एक जैसे ना बनाए और इनकम स्टेटमेंट तो उठा लें तो, या ये सिर्फ मर्चेंडाइजिंग में कर सकते हैं? मर्चेंडाइजिंग हो या सर्विस बिजनेस हो, सब में यही करना होगा कि आप इनकम स्टेटमेंट से फिगर उठाओगे। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है देन, अगर एडजस्टमेंट नहीं है इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस आपकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है उसी से बना रहे हो। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होगा, फिर तो पिक कर सकते हो, अदरवाइज तो आपने इनकम स्टेटमेंट से उठाना है। और इनकम स्टेटमेंट से उठाते हुए आपने ये भी देखना है एक चीज और, जब क्लोज करोगे तो इनकम स्टेटमेंट में जैसे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आया ना टोटल, उस यहाँ जब बनाया था तो उसको डिवाइड किया हुआ है ना डेप्रिसिएशन को, मतलब है कि सेलिंग एक्सपेंस में और एडमिन एक्सपेंसेस में। तो आप जो डेप्रिसिएशन की फिगर जो ऐसे एक्सपेंसेस जो डिवाइड हुए हुए, जो हमने टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए डिवाइड किया है परसेंटेज के हिसाब से, तो हमने यहाँ पर जब क्लोजिंग करोगे तो इनको एक सम कर लोगे ना, यानी कि सम, ये नहीं कि डेप्रिसिएशन 60,000 से जैसे 18 जितना डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज किया इनकम स्टेटमेंट में, सेलिंग एक्सपेंस में और एडमिन एक्सपेंस में, बल्कि नहीं टोटल से माइनस क्रेडिट करोगे डेप्रिसिएशन का जो टोटल अमाउंट। इसी तरह रेंट को डिवाइड किया हुआ है 65% 30, हमने तो टोटल लेना है ना 150,000 जो है। ठीक है, तो ये देखें, ये अब हमने क्लोजिंग एंट्री पास की, ये सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और फिगर कहाँ से पिक की, इनकम स्टेटमेंट से, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस में तो अनएडजस्टेड फिगर थी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसको हमने पिक किया और इन सब का टोटल देखो कहाँ से, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री को भी क्रेडिट किया, जैसे क्लोजिंग को डेबिट करोगे तो ओपनिंग को क्रेडिट करोगे ताकि ओपनिंग बुक से आउट हो जाए। तो ओपनिंग का बैलेंस डेबिट नहीं होगा ना, इन्वेंट्री है, ठीक है, एसेट है,
क्रेडिट कर दिया तो ये बैलेंस जीरो हो गया और ओपनिंग क्लोजिंग को ले लिया बुक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जब हम रेवेन्यू को क्लोज कर रहे हैं, इसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, समझो। तो ये अब इन सब का टोटल लिया, कितना आ रहा है 1238। अब यहाँ लिखा 1238, ठीक है। अब देखा कि क्रेडिट बैलेंस में इनकम समरी में आ रहा है 2728, देखो यहाँ समझ नजर आ रहा है आपको 2728, और डेबिट में आ रहा है 1238। इसका मतलब इनका जो नेट होगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा ना, है कितना डिफरेंस है 1238 है 127, देखो 2728 माइनस 1238, ठीक है, डेबिट बैलेंस। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1490, क्रेडिट साइड पे आया है 1490, और ये बैलेंस वही होना चाहिए जो इनका, जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया है। इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट आया है ना 1490, देखो इनकम स्टेटमेंट में आ रहा था 1490, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। तो अब आप इसको क्लोज कर दो, क्लोज कैसे करोगे, अब आपने क्लोज करना है कि इनकम समरी में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने अमाउंट से 1490 से है क्रेडिट और डेबिट। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1490, क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब इसको क्लोज किया इनकम समरी को, ठीक है। इनकम समरी को जब क्लोज करेंगे तो किसमें क्लोज करेंगे, हाँ बताओ किसमें क्लोज करोगे, रिटेन अर्निंग्स है। अगर, और अगर देखो याद रखो इनकम समरी विल बी क्लोज टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, वहां पर कैपिटल होगा एबीसी कैपिटल, ठीक है भाई, रिटेन अर्निंग्स नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कैपिटल में क्लोज करोगे, जैसे XYZ। तो ये देखिए, ये देखो डेबिट कर दिया, इनकम समरी में क्रेडिट बैलेंस आ रहा था तो डेबिट किया तो ये भी क्लोज हो गया, और इन रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर अब बुक्स में ट्रांसफर अब हो रहा है। वो तो हमारा समझो एक्सेल शीट थी, अब बुक्स में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, ये देखिए बुक्स में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये देखिए, देखिए ठीक है, क्लोज कर दिया, और ये फिर नरेशन दे दिया, ठीक है। अब हमने डिविडेंड को क्लोज करना है, इफ डिविडेंड इज गिवन, ठीक है। अगर नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी, तो डिविडेंड का बैलेंस डेबिट है तो उसको क्रेडिट करोगे, और डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करेंगे, इसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स रिड्यूस हो रही है ना, तो रिटेन अर्निंग्स को देखो डेबिट कर दिए 40,000 का, देखो आप देखो डिविडेंड 40,000 है, इसको क्रेडिट किया तो क्लोज हो गया, जीरो हो गया, और रिटेन अर्निंग्स डेबिट कर दिए तो रिटेन अर्निंग्स में से माइनस हो गया, तो ये इस तरह क्लोजिंग एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर? यस सर, क्लियर। ये और स्टूडेंट भाई सबको फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए, ऑल पार्टिसिपेंट्स जी सर, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो अब आगे चलो। तो ये अब हमारा इसका सोल्यूशन मैं ये सारा सेंड कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। अब हम आ गए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप और करा रहे हैं, और वो सोल्ड प्रोप्राइटरशिप का ही होगा, यानी कि वहां पर सिर्फ इतना फर्क है, रिटेन अर्निंग्स नहीं आ रही होगी, वहां पर आपका वो कैपिटल आ रहा होगा, और डिविडेंड्स के बजाय ड्राइंग आएगी, बस ये फर्क है। सोल्ड प्रोप्राइटरशिप अगर है, ठीक है, तो ड्राइंग्स आ जाएगी। तो इसको अब हम लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। नाउ कम, नाउ अब मैं शेयर कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, ये भी मैंने आज जो व्हाट्सएप पे भेजा है ना, जो आज वर्ड, ज्यादातर आपके एग्जाम में जो है ना सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखो, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सारा लेना है, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपको फिर भी,
हो गया, शेयर हो गया। क्वेश्चन 9। यस सर। ठीक है, देखिए ये जो आज सेंड किया मैंने आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी, सीआरस को भी। On December 31st, 2020, trial balance of the JJ departmental store is as follows. Right? राइट जब एडजस्टमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, याद रखो। ठीक है, एडिशनल एडजस्टिंग डेटा देखो ये दिया हुआ है, एडजस्टिंग डेटा। ठीक है, इनकम टैक्स फॉर द एंटायर ईयर इज 150, सप्लाईज ऑन हैंड इज सो मच, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, वहां वाले क्वेश्चन में था डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसको मैं चैप्टर भी इसका अलग से समझाएंगे इसको डिटेल में, लेकिन मैं अभी यहाँ समझा दूंगा कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में के क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम चैप्टर इसका पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में तो वो और क्लियर हो जाएगा, यहाँ भी इतना ही काफ़ी है। उसके बाद है प्रीपेड रेंट ऑन December 31st is 50,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 31st December 2020 is 70,000। आपने सबसे पहले क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री भी मांगी इस सवाल में है, आपने एडजस्टिंग एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, फिर प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, फिर आपसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं मांगा। ठीक है, इस एडजस्टिंग एंट्रीज को आपने ऑटोमेटिकली उसको इनकॉर्पोरेट कर देना है। ठीक है, फिर बैलेंस शीट है, फिर क्लोजिंग एंट्रीज है, और फिर इसके अंदर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री। राइट, देखो क्वेश्चन में है इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द एंटायर ईयर इज कितना है, 1,50,000। जब भी ऐसी एंट्री होगी, देखो कह रहा है इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द एंटायर ईयर इज 1,50,000। जब भी इनकम टैक्स की एंट्री करोगे, कह रहा पूरे क्योंकि 12 महीने हुए ना, साल का इनकम टैक्स है 1,50,000, और आपने फौरन देखना है कि बुक्स में हाउ मच वी ऑलरेडी एंटर्ड। राइट, बुक्स में हम ऑलरेडी कितना एंटर्ड कर चुके हैं, इसकी एंट्री करने से पहले। अगर बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीरो आ जाता, जीरो आ रहा होता, तो फिर इसी की एंट्री करते थे, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। बट सिंस हाउ मच हम फॉरेन एक्सपेंस 90,000 पड़ा हुआ है एंड वी नीड 150, तो फिर हमें एंट्री क्या करनी चाहिए भाई, है कई दफा बता चुका हूँ सर 60,000 की। क्या एंट्री होगी। हाँ, क्या करेंगे, किस अमाउंट से आएगी, 60,000। 60,000 है। क्या पास करो, एंट्री पास करो, एडजस्टिंग एंट्री पास करें, क्या हुई, भाई जल्दी बोलो। $60,000 तो आपने सही बोला, लेकिन अब एडजस्टिंग एंट्री पास करें, डेबिट किसको करेंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस टू इनकम टैक्स पेएबल 60,000। हाँ, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट बाय 60,000, बिकॉज टू अराइव 150 वी रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, 50,000। 150 माइनस 90,000 है, KG1 का बच्चा बता देगा है, कितना हो गया, 60,000। ठीक है, तो 60,000 से आपने इसको डेबिट किया। ठीक है, राइट, देखिए मैं एडजस्टिंग एंट्री पे जा रहा हूँ, इसको शेयर भी कर रहे हैं आपको। देखिए ये देखिए है, पहली एंट्री हुई है, जैसा इन्होंने बताया कि आपने ये शेयर हो रही है ना फाइल, तो फाइल आप याद रखो, जब आप क्लोजिंग एंट्री करोगे उसी तरह लिखोगे JJ डिपार्टमेंटल स्टोर, कंपनी का नाम जर्नल है, डॉक्यूमेंट वही है जर्नल, लेकिन नीचे लिख दोगे एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है,
एज ऑन 31st, ठीक है, जो लास्ट डे महीने का जो लास्ट डे, ठीक है। जनरल डॉक्यूमेंट वही है, एडजस्टिंग एंट्री या ब्रैकेट में लिख सकते हो, जनरल के ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, एज ऑन। अब देखिए यहाँ पर एंट्री पास की, देखिए क्या हुई एंट्री पास, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और इनकम टैक्स पेबल लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। इसकी और एंट्री की हमने, ये भी पेमेंट और करना है, ठीक है। तो देखिए क्लियर, तो आप लोग को एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। टू रिकॉर्ड इनकम टैक्स एक्सपेंस अक्रूड दिसंबर 31st, ये देखिए एंट्री हो गई, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट और इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। ए, अभी हम ए, पहला एडजस्टिंग एंट्री का ए पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, सब एक साथ बोलो करो भाई, सबको क्लियर हो गया? हाँ, सारे क्लियर है स्टूडेंट सर। खामोश। नेक्स्ट एंट्री है, देखो अब देखिए ट्रायल बैलेंस सामने रखो, ठीक है। देखिए ट्रायल बैलेंस अब बार बार मैं सब आपके व्हाट्सएप पे है? देखो क्वेश्चन में है सप्लाईज ऑन हैंड on December 31st 30,000 supplies on hand, supplies is a asset account। अब फौरन देखोगे, सप्लाईज को याद रखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसको कॉन्सेप्ट ले लो बार बार। आई एम रिपीटेडली सेइंग यू कि सप्लाईज वो ऐसा अकाउंट है कंपनी का होता है जिसके अंदर स्मॉल आइटम्स लिस्ट कर रहे होते हैं। सप्लाईज में स्पेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, स्टेशनरी, रबर, पेन, पेंसिल, कॉपीज, रजिस्टर, एंड दीज आइटम्स आर यूज्ड डेली बेसिस पे, दीज आर इशूड टू द पर्सन, ठीक है, टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर यूज, ऑफिशियल यूज, बट एंट्री इज नॉट मेड बाय द अकाउंटेंट, ठीक है। पर्सनल वो रिकॉर्ड रख सकता है कि मैंने ये इतने स्टेशनरी मैंने रजिस्टर दिया मिस्टर जुनैद को, अपने पास लिख लिया, एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अमाउंट है बहुत छोटा, ठीक है। 100, 200, 300 की एंट्री हो रही रोजाना बहुत, और ट्रांजैक्शन क्या करते हैं मंथ एंड पे, सप्लाईज को क्या करेंगे मंथ एंड पे काउंट करेंगे फिजिकली और फिर उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये है, जैसे सप्लाईज ऑन हैंड 30,000, अब उसमें जो भी डेबिट होता रहा, परचेज करते रहे हम, उसमें डेबिट करते रहे सप्लाईज में, तो सप्लाईज में अकाउंट में 75,000 देखो ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। अब कह रहा है ये मंथ एंड पे, अब ये सिर्फ कितना हो गया 30,000, इसका मतलब बाकी कंज्यूम हो गया है, ठीक है। 75 तो बुक में है, लेकिन इस वक्त जो बुक में इस वक्त देख रहे हैं वो सिर्फ 30,000 है, इसका मतलब 45,000 है सप्लाईज वर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, ये कंज्यूम्ड हो गई है ड्यूरिंग द मंथ। तो अब इसको हमने क्लोज इस तरीके से, इसको एक्सपेंस में क्लोज कितना ले जाएंगे 45,000, 45,000, इसका मतलब सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 45,000, जो पहले से मौजूद है उसमें प्लस हो जाएगा, और सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए बात मेरी समझ रहे हो ना? तो मैंने इसका लॉजिक बताया, और देखिए ये देखिए 45,000 कैसे आया, समझ गए किस तरीके से निकाला? देखिए देखिए सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है और सप्लाईज क्रेडिट, एसिड अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि इतना कंज्यूम हो गया था उसमें से। इसके करने से जब 45,000 की क्रेडिट एंट्री उस पे जाके लेजर पे जाके पोस्ट होगी ना, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस 30,000 आ जाएगा, वही सप्लाईज का बैलेंस आ जाएगा, है 30,000 ही आ जाएगा। और ये सप्लाईज एक्सपेंस अगर पहले से मौजूद है उसमें प्लस हो जाएगा, डेबिट डेबिट है, तो ये हो गई एंट्री हो गई, ठीक है। क्लियर भाई? बी नो सर दोबारा बताइएगा सर ये काइंडली। प्लस वाला एक मरतबा रिपीट करें, प्लस कैसे होगा? सर एक क्वेश्चन था हाँ सर इसके बोलो। अंदर कि सर ये जो सप्लाईज एक्सपेंस जो उसने पहले से ट्रायल में दिया हुआ है और जो हमने कैलकुलेट किया, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहले ट्रायल में दिया हुआ और जो नया आया है हमारा ये जो 45,000 है? डिफरेंस तो मैंने सप्लाईज में देखो, मैं एक्सपेंस की नहीं, मैं सप्लाईज की बात कर रहा हूँ।
सप्लाईज के अंदर इस वक्त डेबिट बैलेंस है, सप्लाईज एसिड अकाउंट है और सप्लाईज एक्सपेंस आपका एक्सपेंस अकाउंट है। सप्लाईज की वो बात कर रहा है कि सप्लाईज बी में ऑन हैंड है, यानी कि सप्लाईज ऑन हैंड का मतलब जो एसिड है ना वो इस वक्त, यानी कि इस वक्त हमारे पास सप्लाईज जो एग्जिस्ट कर रही है ना ऑन हैंड, यानी कि स्टेशनरी, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीजें इस वक्त ऑन हैंड जो है वो 30,000 है, यानी कि एसिड हमारा जो सप्लाईज का 30,000 का। अब 75,000 जो बैलेंस में दिया हुआ है सप्लाईज बैलेंस है 75,000 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना सप्लाईज को। जब सप्लाईज रिड्यूस होगा यानी कि क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो अब 75 बैलेंस में यानी कि बुक्स में, लेकिन अभी फिजिकली 30,000 है, तो फिर बाकी एक्सपेंस हो गया। तो क्या किया, 75 में से 30,000 को माइनस किया तो 45 आ गया है, यानी कि 45 कितना हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसलिए क्या, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट, इन एसेट को क्रेडिट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, और सप्लाईज जी सर एक्सपेंस को ठीक है, डेबिट कर समझ दिया। आ गई। आ गई समझ? सर अभी आप जी सर। प्लस वाला बोल रहे थे, तो वो प्लस कब करेंगे वो एक बार बता दें। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोला, किसको कम करेंगे? सर नहीं, अभी आपने बोला था ना कि इसमें से माइनस करके ये वैल्यू लाएं, और आप बता रहे थे कि प्लस कब करेंगे, तो वो प्लस वाला पूछ रहा हूँ कि वो प्लस कब करेंगे प्लस तो इसमें। इसलिए करेंगे, सप्लाईज एक्सपेंस देखो यहाँ पर एंट्री आ गई ना सप्लाईज एक्सपेंस की 45,000। अब जाहिर है ये डेबिट हो रहा है ना, और सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास पहले से मौजूद है वो 25,000। देखो ट्रायल बैलेंस में देखो 25 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जाहिर है डेबिट डेबिट प्लस हो गया ना। फिर ये मैंने जी कहा सर, जी। है डेबिट ऑलरेडी है, तो डेबिट और फिर ये डेबिट क्रेडिट, और सप्लाईज के अंदर डेबिट है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा सप्लाईज के अकाउंट से, है सप्लाईज यानी कि एसिड कम हो जाएगा और एक्सपेंस सप्लाईज एक्सपेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डेबिट प्लस डेबिट। ठीक है, जी सर, जी सर। चलो चलो नेक्स्ट पे चलें, सी पे। ठीक है, हम बहुत आराम से चल रहे हैं कि फिर वरना फायदा क्या, समझ नहीं आ जाए। सी पार्ट क्या, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सी पार्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। डिक्लाइनिंग भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, याद रखो है। देखो ये डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है ना, तो वो कॉस्ट पे अप्लाई होती है परसेंटेज है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट पे वो अप्लाई हो जाएगा, जो कॉस्ट होगी, राइट। लेकिन अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है ना, तो वो अप्लाई होता है बुक वैल्यू पे है, वो बुक वैल्यू पे होता है। बुक वैल्यू कैसे लोगे, जो डेप्रिसिएशन जो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, एक ही आइटम है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी 650 और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 150, तो कैसे डेप्रिसिएशन लेंगे, 650 माइनस 150 है, विच अमाउंट क्या करेंगे, 650 माइनस 150। अब जो अमाउंट आएगा ना उसका परसेंटेज ले जाएंगे 15%, इस तरह कैलकुलेट करोगे है, अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस है या रिड्यूसिंग बैलेंस। जैसे बुक वैल्यू का मतलब है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ऑन दिस डेट है। अभी कैलकुलेट करने से, डेप्रिसिएशन निकालने से पहले का क्या है बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या किया, देखो अब आप कैलकुलेटर सामने हाथ में रखो है, 650 प्लांट की कॉस्ट है 650 माइनस 150, माइनस 150 अमाउंट आ गया 5 लाख, इसका ले लिया कितना परसेंट, 15%। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया, 75%, सॉरी 75,000 फिगर आ गई। ठीक है, 75,000, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, ये जो डेप्रिसिएशन आया ना 75,000, ये तो पूरे साल का आया। वो कह रहा है 11 महीने का तो कंपनी चार्ज कर चुकी है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में है, ये तो पूरे साल का, अगर कोई एंट्री नहीं होती तब थी ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आ रही है, क्या कह रहा है देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज ऑन द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 50%, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ,
फर्स्ट 11 months ऑफ डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन चार्ज। भाई ये तो 12 महीने का है ना डेप्रिसिएशन, तो 12 महीने का मतलब 1 महीने का हमें चार्ज करना है। इसको 12 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 6250 ये चार्ज करेंगे, 6250। क्लियर हुई बात? यस सर। सर सर ठीक है? अगर उसने ये देखो, ट्रायल में हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं दी होगी तो तब हम क्या करेंगे? खलास नहीं क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? सर अगर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होती ट्रायल में तो देन फिर हम सिर्फ उसकी टोटल अमाउंट पे ले लेंगे। जी जी, अगर नहीं गिवन होती तो फिर हम जो कॉस्ट है उसी पे ले लेते। जाहिर है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? अगर फर्स्ट ईयर पहले ही साल हमने परचेज किया, जैसे ये 2020 है ना, अगर वो पर्टिकुलर एसिड फिक्स एसिड हमने फर्स्ट ईयर में ही परचेज किया होता तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका पहले मंथ में आ ही नहीं रहा होता है, तो फिर हम तो कॉस्ट का ही लेते। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो फिर तो वही उसका बुक वैल्यू भी वही है जो उसकी कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये 6250 समझ गए ना? क्लियर? जी सर क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? देखो जब ये एंट्री जब हो जाएगी ना तो आप देखोगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में वही आ जाएगा, वही 60 थी, वो जो हमने परसेंट निकाला था ना, जब 15% निकाला था तो हमारे पास जो अमाउंट आया था ना, ठीक है, वही 675,000। जब अब ये डेबिट होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो वही अमाउंट आ जाएगा। भाई यार जिसका माइक ओपन है वो बंद कर ले, समझ नहीं आ रही इस तरह। भाई शोर नहीं करे। अब नेक्स्ट चले। भाई आप अगर शोर करोगे तो माइक सब बंद कर देंगे, फिर आप सवाल कैसे पूछोगे? चले, ठीक है। और यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, समझो है आखिरी महीना ना, फॉर द मंथ दिसंबर। ये भी नोट कर लिया। चलिए, ये हो गया, थर्ड एंट्री भी हो गई। ठीक है, आई होप कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। फोर्थ, प्रीपेड रेंट। अब देखो है तो मास्टर हो जाना चाहिए आप लोगों को। प्रीपेड रेंट ऑन नंबर 31 इज 50,000। ठीक है, अब क्या करोगे? फॉरन ट्रायल बैलेंस को देखोगे। कह रहा है कि प्रीपेड रेंट 31 को कितना है? 50,000। अब फॉरन ट्रायल बैलेंस में आपको जाना चाहिए, तो ट्रायल बैलेंस में कितना प्रीपेड रेंट है? देखा प्रीपेड रेंट कितना ट्रायल बैलेंस में? 80। इसका मतलब है कि डिफरेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है, डिफरेंस एक्सपायर हो गया, यानी कि एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस चला गया है। देखो कह रहा है कि प्रीपेड रेंट जो है ना, प्रीपेड रेंट इज एन एसिड अकाउंट। कह रहा है ऑन दिसंबर, यानी कि एडवांस में रेंट पे किया हुआ था। अब कह रहा है ये प्रीपेड रेंट जो है ना वो अब सिर्फ 50,000 का है और वहां पर लिखा हुआ 80,000। इसका मतलब 80 माइनस 50 30,000 एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? क्या एंट्री होगी भाई अब इसकी? सर इसमें रेंट एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर देंगे हम। किसको डेबिट करेंगे? सर रेंट डेबिट होगा सर। एक्सपेंस को। हाँ, रेंट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट है, एसिड कम हो गया तो प्रीपेड रेंट क्रेडिट बाई अमाउंट कितना हुआ? 30,000। 30,000। ठीक है, 30,000। आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, 30,000 से इसको हमने क्लियर, ये देखिए रेंट एक्सपेंस आपका, ये देखिए
ठीक है, देखो लिखा टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द, देखो ताकि बिल्कुल आपकी जो है वो है नरेशन बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के थ्रू जा रहा है ना, तो हमने क्लियर कर दिया कि टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द मंथ। एक्सपायर्ड होगा तो एक्सपेंस होगा ना, देखो तो बिल्कुल नरेशन भी मुनासिब दिया है। टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है 2000 चलो ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट जो होगी है, जो पे इन्वेंट्री के अलावा बाकी सब वही एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, इन्वेंट्री तो ऑटोमेटिक वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्री आपके एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, राइट, एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब क्या करोगे? इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? इन्वेंट्री तो सर जो इन्वेंट्री का बैलेंस है वो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगी वो इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग है ना, वो तो आपकी जो क्लोजिंग एंट्री के थ्रू वो चली जाएगी ना बुक्स के अंदर। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री है ना, ये वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस होगा और क्लोजिंग एंट्री के थ्रू वो एंट्री पास करेंगे। उसमें जब हम क्लोज करेंगे एक्सपेंसेस को तो रेवेन्यूज को उसके थ्रू वो बुक्स में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास 4 एंट्री हो गई। ठीक है, और याद रखो कि आपसे देखो एक चीज नोट करने की कि आपसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं मांगा गया। ठीक है, अब इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको, लेकिन इन चारों एंट्री को इनकॉर्पोरेट करना है वहाँ पर। जब आप वो बनाओगे क्या नाम है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जब हमने पिक करनी है, एक्सपेंसेस को पिक करना होगा ना इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, तो जब हम तो एक्सपेंसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स को भी बढ़ाना होगा, सप्लाईज एक्सपेंस को इंक्रीज करना होगा, इसी हिसाब से प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है, इसी तरह जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो लायबिलिटी में 60,000 प्लस हो जाएगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी में देख रहे हो ना सामने ये एडजस्टिंग एंट्री नजर आ रही है ना, देखो ये सबको वहां पर इनकॉर्पोरेट करना होगा। रेंट एक्सपेंस प्लस होगा, प्रीपेड रेंट माइनस होगा, तो वहां पर बैलेंस शीट में देखो आप देखो कि हर एक के अंदर जो है वो आपका जो है एक बैलेंस शीट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक इनकम एडजस्टिंग एंट्री होगी तो हमेशा इनकम टैक्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा होगा और एक बैलेंस शीट अकाउंट इफेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, देखो देख लो ऊपर देखो, इनकम टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट किया और इनकम टैक्स पेबल लायबिलिटी को इफेक्ट किया। दूसरे में देखो सप्लाईज एक्सपेंस इनकम टैक्स सप्लाईज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट किया और सप्लाईज आपका बैलेंस शीट को इफेक्ट किया। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर आपका फिर इनकम टैक्स को इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट किया। फिर देखो डी में भी इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट किया और प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट को इफेक्ट किया। तो इस चीज़ों को हमने इफेक्ट लेना है, माइनस प्लस करना होगा। तो देखिए अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट पे, कम टू द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद अच्छा इनकम स्टेटमेंट देखिए, इनकम स्टेटमेंट है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ फाइल को। हो रही है शेयर, फाइल हो रही है? यस सर। देखिए हो रही है। है इनकम स्टेटमेंट है, जे डिपार्टमेंटल स्टोर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर है दिसंबर 31, 2020। देखो सेल, ठीक है सेल है। देखिए क्वेश्चन में कितनी है सेल, 2860। ठीक है, देखो यहाँ लिखा 28, देखिए 2860। अब क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न्स भी है, सेल्स रिटर्न भी है ना क्वेश्चन में, तो उसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। देखो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ये माइनस किया तो आपके पास आ गई नेट सेल्स। याद रखो अगर सेल्स रिटर्न्स है
वो भी माइनस होगा, अगर सेल्स डिस्काउंट होता तो वो भी माइनस होता। अगर सेल्स डिस्काउंट होता तो हम लिखते सेल्स रिटर्न इस कॉलम में, फिर इसी कॉलम में रिटर्न डिस्काउंट लिखते, फिर इनका सम अप इधर ले जाते सेल्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पर चूंकि सिर्फ सेल्स रिटर्न है, ये लिख के माइनस किया, इसको लिखा नेट सेल्स, हमारी असली सेल जो है ये। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने सेपरेटली बनाया था, यहाँ पर हम इसी के साथ जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसी में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं सेल्स लिखने के बाद। तो देखिए सबसे पहले आपने जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाओगे तो पहली फिगर क्या है उसको टिक करेंगे। सबसे पहले कौन सी फिगर लिखोगे, विच वन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है? ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ओपनिंग है, ओपनिंग लिखी जाएगी ना, जो ओपनिंग इन्वेंट्री ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमने ले ली, मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट है जो ओपनिंग है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, अब इसमें परचेजेस हम लेंगे, परचेजेस इसमें ऐड होगी, राइट। लेकिन अगर परचेज के साथ कोई फ्रेट इन वगैरह है तो वो इसलिए पहले ऐड करना पड़ेगा उसको, इसलिए परचेज अगर फ्रेट नहीं होता, परचेज रिटर्न नहीं होता तो हम डायरेक्ट परचेज को इसी कॉलम में लिख देते परचेज इन्वेंट्री के नीचे ही। लेकिन क्योंकि फ्रेट इन आ रहा परचेज को फिर यहाँ लिखना पड़ा, इसके नीचे हमने लिखा फ्रेट इन, क्योंकि इसका पार्ट है, याद रखो फ्रेट इन इज द पार्ट ऑफ परचेज, या फ्रेट इन या कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन, कोई वर्ड भी यूज हो सकता है, राइट। तो देखो इसमें अब हमने इसको कहा ग्रॉस परचेज। अब रिटर्न हो रहा है, रिटर्न तो बाद में ही होगा ना, पहले तो फ्रेट हम पे कर दिया होगा, इसलिए हम पहले ग्रॉस परचेज निकालेंगे, फिर परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट होता है वो भी माइनस करते, इसमें से ये टोटल लेस परचेज डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारी नेट परचेज हो गई, इसको हमने यहाँ पर ले गए, क्योंकि देखो इन्वेंट्री के नीचे ओपनिंग के नीचे आ गई। ठीक है, राइट, क्लियर। इसको जमा कर देंगे, प्लस हो गया सर ओपनिंग प्लस नेट परचेज ये हुई, और इसको कहा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट। अब ये अवेलेबल फॉर सेल है, बट देयर इज आल्सो क्लोजिंग, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको क्लोजिंग भी है, तो वो तो बिका ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अवेलेबल हमारे पास भाई अवेलेबल इन्वेंट्री हमारे पास टोटल थी 7,28,000, आउट ऑफ दिस 30,000 कितनी है 70,000 बस, यानी कि एंडिंग का मतलब नॉट सोल्ड है, जो नॉट सोल्ड का मतलब इसी में से है ना, 7,28,000 में से इसको इसमें से लेस करेंगे, तो हमने इसको माइनस कर दिया, इसलिए लिखा यहाँ पर देखो लेस मर्चेंडाइज क्लोजिंग 31st, माइनस किया, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड दैट विल बी रिटर्न जस्ट बिलो देन द नेट सेल्स, के नीचे आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस होना चुके, तो इसमें माइनस कर दिया इसको, तो हमने कहा ग्रॉस प्रॉफिट है, दिस विल बी कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज इट कम्स नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हायर देन द नेट सेल्स, समटाइम ऐसा पॉसिबल है किसी इंडस्ट्री में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हायर, हम फिर कहेंगे ग्रॉस लॉस, फिर प्रॉफिट नहीं कहोगे। अगर ये नेगेटिव हो जाता, जैसे यहाँ पर 100 रुपया था, ये 110 रुपया आ गया, तो माइनस में फिर फिगर आती है ना, इसको माइनस में लिखते -10, तो वो लिखा जाता ग्रॉस लॉस, यहीं पर ही लॉस हो गया है, ग्रॉस लॉस, ब्रैकेट में फिर लिखना पड़ता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हायर फिगर अगर लोअर फिगर से माइनस होगी तो द रिजल्टेंट विल कम नेगेटिव, राइट। इफ द हायर फिगर इज डिडक्टेड फ्रॉम द लोअर फिगर, the answer will come in negative, right? It knows all, KG1 बच्चा भी जानता, ठीक है। so this will come negative else positive, तो पॉजिटिव आया तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में ये फर्क था कि लास्ट क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर आइडेंटिफाइबल इन एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस में आइडेंटिफाइबल थे, यहाँ पर आइडेंटिफाइबल नहीं है, देखो एडमिन सैलरीज सेल्स सैलरीज तो आइडेंटिफाइबल है, लेकिन रेंट एक्सपेंस उसने कोई नहीं दिया कि रेंट एक्सपेंस
कितना परसेंट इधर, कितना परसेंट, या तो ये लिखा होता रेंट एक्सपेंस, सेलिंग रेंट एक्सपेंस, ठीक है। सप्लाईज एक्सपेंस नॉट आइडेंटिफाइबल, चलो सेल्समैन कमीशन आइडेंटिफाइबल, डेप्रिसिएशन इज नॉट आइडेंटिफाइबल, ठीक है। तो अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको समझना है। अगर आइडेंटिफाइबल है तो दो हेडिंग आएंगी, फिर सब हेडिंग यहाँ पर अब नहीं आएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया, सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर शो किए, लेकिन इस तरीके से शो करोगे उसमें जहां जहां एडजस्टमेंट के थ्रू ऐड हो रहा है वो ऐड भी करते जाओगे, ठीक है। देखो एडमिन सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, अभी कोई है एडजस्टमेंट नहीं आया है, तो एडमिन सैलरी तो एज इट इज आ गई, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में थी, करेक्ट। फ्रेट आउट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, वो सेम लिख दिया, ठीक है। पहले सेकंड लास्ट कॉलम में सब लिखते जाओगे ना, देखिए। लेकिन देखो सेल्स स्टाफ से इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अभी तो हमने किया है, इतना तो याद रहना चाहिए, ठीक है। वरना देख भी लो एडजस्टमेंट, राइट, कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, एज इट इज आ गया। लेकिन आगे गए, रेंट हाँ, रेंट एक्सपेंस, देखो रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है कितना, देखिए इसको इस 1,85,000 तरह लिखोगे 150, एक मिनट 150, और एक एडजस्टिंग एंट्री आई है ट्रायल बैलेंस, हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की है रेंट एक्सपेंस की 30,000 से, ये देखो रेंट एक्सपेंस, रेंट फोर्थ एंट्री है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, तो रेंट एक्सपेंस में प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो किस तरह लिखा ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में, ये देखिए यहाँ देखो फिगर नजर आ रही है ना, ब्रैकेट में यहाँ लिखोगे, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बनी नहीं है, 150 प्लस 30, और ये जो फिगर आई ये यहाँ पर लिख दिया, क्लियर, 180, क्लियर हो गया, जी सर। ठीक है। इस तरह शो करोगे एग्जाम में भी, है अगर ट्रायल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनी है, 150 और 150 वो आपके पास पेपर पे पड़ी हुई है, रेंट एक्सपेंस उस पर टिक भी कर दिया, हमने इसको इंकॉर्पोरेट कर दिया, और प्रीपेड को वहां से माइनस करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। अब सप्लाईज में भी एडजस्टमेंट आ रहा है 45 का, है सप्लाईज की, जो देखो सेकेंड एंट्री जो थी, है सप्लाईज एक्सपेंस की सेकेंड एंट्री बी जो है, सप्लाईज एक्सपेंस किया था डेबिट 45,000 से, और सप्लाईज को क्रेडिट किया था 45,000, तो 45,000 फिर सप्लाईज में भी प्लस हो गया। तो देखो पहले से सप्लाईज कितनी थी वो ट्रायल बैलेंस से पिक किया, वो है सप्लाईज एक्सपेंस 25,000 प्लस 45 एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू आया, तो इनको सम किया तो आपके पास आ गया 70,000, ठीक है। सेल्समैन कमीशन में देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस से ले लिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट है 6250 का, तो 62 देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस से पिक किया 68,750 प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री का आया 6250 प्लस, प्लस करके लिया आपने 75 हो गया ये, ठीक है। तो अब इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं रह गया सिवाय इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स को आपको बताया सेपरेट लेना, इनको सम अप कर लिया सबको, 770 हो गया, इसको माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपका प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। ठीक है, अब लेस इनकम टैक्स एक्सपेंस, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस में भी एडजस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकम टैक्स एक्सपेंस ब्रैकेट में 90,000 और फिर एडजस्टिंग एंट्री 60,000 की पास हुई है, वो इसमें प्लस किया, इस तरह यहाँ शो कर दिया, तो 150 हो गया, तो ये 150 इसमें से माइनस किया, तो हमने कहा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि आफ्टर इनकम टैक्स, ठीक है। देखिए नेट प्रॉफिट 1257। अब कुछ सवाल है तो पूछो, क्लियर सबको? जी सर। यस ये सर। और क्या कह रहे हो, क्लियर? सर क्लियर। और स्टूडेंट भाई सब लोग बताओ। जी सर क्लियर है। क्लियर सर। हेलो सर। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हो आप?
सर 5 मिनट मिल जाएंगे नमाज के लिए, फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा ठहरो ठहरो, एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। क्या टाइम क्या है? 5। हाँ ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, अभी 5:05 हुआ ना? जी सर। ठीक है, 5:12 पे रीज्वाइन करेंगे। 7 मिनट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अब इस ठीक पे है आ जाना सब लोग, क्लास से कोई भी आउट नहीं हो, हाँ अपने ऑनलाइन रहो। 7 मिनट का एग्जैक्ट ब्रेक है, 7 मिनट्स का। ठीक। ठीक है, थैंक नमाज यू के सर। लिए। ठीक है, ये जरूरी है जो कह रहे हैं, सही। 7 मिनट्स का ब्रेक है। 5:12 का रीज्वाइन। ठीक है, अभी कोई क्लास है सर 1 मिनट बैठे कम हो? हो गया सर। चलो, 10:12 हो गया ना, ये दिया ना सर मैंने। ओके सर। ये भी करो। खैर है ठीक है ना। तो किती खेळला पडा ना ये मॅनेजमेंट असंच पडला ना पडा हो असंच पडला तू प्रॅक्टिस में ना हाँ
शायद है ना हम ऐसे पढ़ रहे हाँ ना ये तो 8 से चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग। टाइम हो गया 5:12 past 5। तो ये नाउ आई होप के दिस इनकम स्टेटमेंट इज क्लियर। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँचे थे? रेंट एक्सपेंस, ठीक है, हमने ले लिया था। सप्लाईज एक्सपेंस इसी तरह, राइट। सप्लाईज एक्सपेंस में हमारी एडजस्टिंग एंट्री आई थी, तो देखो यहाँ पर लिखा 25 ट्रायल बैलेंस से। फर्स्ट फिगर शोज द ट्रायल बैलेंस फिगर और सेकंड फिगर इज शोइंग द एडजस्टिंग एंट्री। डेबिट हो रही है तो ये डेबिट का मतलब प्लस, ये हो गया 70,000। ठीक है, 25 + 75। सेल्समैन कमीशन में नो चेंज था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी प्लस हो रहा है, तो ये हमने निकाल लिया। फिर इनकम टैक्स पे हम बात कर रहे थे, 90,000 वाज गिवन और 60,000 का हमारा एडजस्टमेंट आया। ठीक है, 150, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 1257, राइट। 1257, ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट। तो दिस प्रॉफिट अब हमने बनाना है बैलेंस शीट है। देखो बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में हमारा जो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट है ना, जे क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, या कैपिटल स्टॉक या रिटेन अर्निंग्स तो आएगा नहीं, कैपिटल में ही सब। कैपिटल में ये प्लस हो जाएगा और ड्राइंग है वो माइनस हो जाएगी जब हम कैपिटल अकाउंट शो करेंगे। देखो 1257 ये हमारा प्रॉफिट है। क्लोजिंग एंट्री में भी ये प्रॉफिट आना चाहिए। जो हम पहले हम बैलेंस शीट पर जाते हैं, कम टू द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम में आपने ये याद रखना है कि वो एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू जो एडजस्टमेंट आ रहे हैं वो भी साथ साथ करते जाओगे। कम टू द बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट की फिगर हमने पिक किया और देखिए सबसे पहले जे डिपार्टमेंटल स्टोर बैलेंस शीट। देखिए जे डिपार्टमेंटल स्टोर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। देखिए क्या एसिड्स है, एसिड्स हमने वर्टिकली बना रहे हैं। एसिड्स, ये हेडिंग दिया एसिड्स। कैश ट्रायल बैलेंस से फिगर पिक किया
कैश, राइट। अकाउंट रिसीवेबल हमें पता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन सप्लाईज, यू नो, सप्लाईज हैज बीन क्रेडिटेड देयर, एडजस्टिंग एंट्री में सप्लाईज हमारी क्रेडिट हुई है। तो ट्रायल बैलेंस की फिगर पिक किया 75,000 माइनस 45,000, एसिड क्रेडिट हो रहा है ना, पहले से था 75। देखो बैलेंस शीट शो हो रही है ना, जी सर। ठीक है। देखो बैलेंस शीट में हमने लिया देखिए सप्लाईज 75 माइनस 45,000, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री में सप्लाईज क्रेडिट हुई है ना, तो माइनस कर दिया, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, कोई भी मिस्टेक होगी तो टाई अप नहीं होगी फिर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑलवेज यू टेक क्लोजिंग, क्लोजिंग ले लिया, ठीक है। बैलेंस शीट में ओपनिंग तो अब नहीं रहेगी। प्रीपेड रेंट है, देखो प्रीपेड रेंट एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हुआ 30,000, प्रीपेड रेंट है एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हुआ है, देखो प्रीपेड रेंट, ठीक है। ये देखो प्रीपेड रेंट क्रेडिट, तो ये माइनस हो जाएगा ना इसमें से, तो ये हमने ले लिया बैलेंस शीट में जितना बैलेंस था उसमें से माइनस कर दिया, तो 50,000 हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी और माइनस लेस एक्यूमुलेटेड डेफिसिएंट ऑलरेडी 150 प्लस 15250, अब ये प्लस हो रहा है ना, क्रेडिट फिर क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेफिसिएंट क्रेडिट होता है, और अभी एंट्री में फिर एक्यूमुलेटेड डेफिसिएंट क्रेडिट हुआ तो प्लस हो गया ना फिर, तो 156, इसको जब माइनस किया इसमें से तो ये आ गया 493, ठीक है। तो टोटल एसेट्स आपके आ गए 2579। क्लियर सर? ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटीज, और यहाँ लिखोगे ओनर सिक्योरिटी, या स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी नहीं लिखेंगे, शेयर होल्डर सिक्योरिटी नहीं लिखेंगे, ओनर सिक्योरिटी, ओनर सिक्योरिटी, वन सिंगल शो कर रहा है, ओनर, ओनर्स नहीं है इक्विटी। लायबिलिटीज पहले लिया, लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल सेम ट्रायल बैलेंस में, लेकिन इनकम टैक्स पेबल में क्रेडिट हो रहा था तो ये भी क्रेडिट था, लायबिलिटी क्रेडिट प्लस क्रेडिट 85 प्लस 60, देखो एडजस्टिंग एंट्री में है ना क्रेडिट आपकी, देखें इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 65, डेबिट तो वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया तो ये प्लस हो गया ना, फिर उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्लस हो गया 60,000, तो 85 ट्रायल बैलेंस से फिगर किया और 145। सैलरीज पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। नोट्स पेबल में सेम। टोटल लायबिलिटीज आपकी आ गई गंटा बोला अच्छा प्रोडक्ट को गंटा पाया तो प्रैक्टिस वैसे कौन है भाई चल भाई हाल नहीं कर हमारा क्या कह रहे हो यार बड़ा का देखो ला सब ठीक है, मेरे कसने क्लियर हो गया। टोटल लायबिलिटीज सम कर लिया इसको, और ओनर सिक्योरिटी ये देखिए जे कैपिटल है, यहाँ लिखेंगे ओनर सिक्योरिटी, नीचे जे कैपिटल देखो 990 कैपिटल से पिक किया, ट्रायल बैलेंस से पिक किया 990 प्लस प्रॉफिट 1250 माइनस ड्राइंग्स, ट्रायल बैलेंस में जो ड्राइंग पड़ी हुई है देखो जे कैपिटल कैसे आया 990 प्लस प्रॉफिट 1257 ये देखिए 1257 इनकम स्टेटमेंट से आया, और फिर माइनस ड्राइंग, जैसे डिविडेंड माइनस होता है ना, यहाँ ड्राइंग माइनस हो गई तो आपके पास 2167 जे कैपिटल आ गया। टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी मस्ट बी इक्वल टू, दोनों को सम अप कर लिया, टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर सिक्योरिटी 412 एंड 2167 2579 और 2579, देखो टोटल एसेट्स 2579 है, टोटल एसेट्स 2579 और टोटल इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। क्लियर भाई, क्लियर हो गया सबको? जी सर। यस सर वी गॉट इट। गुड। सारे स्टूडेंट भाई, सारे जितने बैठे सब बोलो
यस सर, क्लियर है। चले, वेरी गुड। बस इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाओगे सब। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस शीट भी बना ली। तो अब कम टू द क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री आपको बताया था कि जब क्लोजिंग एंट्री पास करोगे तो आपने फिगर अब ट्रायल बैलेंस से नहीं पिक करनी है, एक्सपेंसेस की रेवेन्यू की, आपने फिगर पिक करनी है इनकम स्टेटमेंट से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो एडजस्टमेंट आ गए। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज करना है, लेकिन याद रखो, ठीक है, देखो रेवेन्यू में हमारी ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, ये, लेकिन ये भी याद रखो कि रेवेन्यू जब क्लोज करोगे, सेल्स देखो, क्रेडिट में आपके पास देखो सेल्स आ रहा है, और क्रेडिट में आपके पास जब क्लोजिंग करोगे तो ट्रायल बैलेंस में है, सेल के साथ आपने जो ट्रायल बैलेंस को भूलोगे नहीं है, ट्रायल बैलेंस में सेल के साथ परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस है, जो हमने परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, वो भी क्रेडिट बैलेंस है, दो को क्लोज करेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा अगर फर्ज करो कोई सेल्स में, फर्ज करो कोई ऐसी चीज आ रही होती है इनकम, कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम, तो वो भी क्रेडिट हो रहा होता, उसको भी क्लोज करते हैं इसके साथ है। लेकिन अब दो अकाउंट है यहाँ पर, तो इसलिए देखें क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या लेंगे, बताओ। सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे? और परचेज रिटर्न्स है, वो भी क्रेडिट बैलेंस है। ये दो अकाउंट है ना, क्रेडिट बैलेंस टेम्परेरी, इनको क्लोज करेंगे बैलेंस में। चलो, अब क्लोजिंग एंट्रीज ना शो हो रही है। हाँ, शो हो रही है। जी सर। यस सर। ठीक है, अब देखें, देखो हेडिंग दिया जे डिपार्टमेंटल स्टोर जर्नल है, और नीचे लिखा क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो वही है, और क्लोजिंग एंट्री एज ऑन है, ये हमेशा लिखोगे इसमें एज ऑन। देखो टाइटल, सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले क्या करोगे है, हमने रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करना है, तो सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस में जो चीजें हैं टेम्परेरी अकाउंट में, देखिए तो सेल, राइट, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है, ये भी क्रेडिट में है, चूंकि परचेज रिटर्न्स हो गया, क्रेडिट बैलेंस है ये। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग है, यहाँ पर ये भी लिखोगे है, मर्चेंडाइज सेल रेवेन्यू के साथ है, क्लोजिंग जब हम मर्चेंडाइज क्लोजिंग माइनस कर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस हो जाती है ना इसकी वजह से, इसीलिए तो इसको यहाँ डेबिट कर रहे हैं सेल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में ला रहे हैं क्लोजिंग को, जैसे पहले भी बताया था। ठीक है, तो इन सब का सम आपका क्रेडिट हो गया है, इनको क्लोज किया, डेबिट किया, तो ये क्लोज हो गया अकाउंट। इनकम सम में क्रेडिट हो गया इनका सम, इन्हीं को सम करके, तो ये हमारी क्लोज रेवेन्यू अकाउंट, राइट, ये पहली एंट्री हो गई। अब सेकंड, एक्सपेंसेस को क्लोज करना है, सारे डेबिट बैलेंस जो टेम्परेरी है, एक्सपेंसेस भी और सेल्स रिटर्न्स भी आ रहा होगा इसमें। ठीक है, देखिए तो सेल्स रिटर्न्स है, डेबिट में आ रहा है ना, क्रेडिट कर दिया, और सारे फिर क्रेडिट इन है,
लेकिन याद रखो अब ये वाले एक्सपेंसेस सब ट्रायल बैलेंस से पिक करेंगे, इसमें आगे चेंजेस आ रहे हैं ऑपरेटिंग, ये तो सेम है लेकिन सेल्स का भी सेम था। रेंट एक्सपेंस देखो वो नहीं ले सकते ट्रायल बैलेंस वाला जो इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है, वो पिक किया। इसी तरह सप्लाईज एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट से पिक किया। सेल्समैन कमीशन में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ट्रायल बैलेंस से पिक किया, इनकम टैक्स ट्रायल बैलेंस से पिक किया, और मर्चेंडाइज ओपनिंग है, अब ये क्रेडिट करेंगे इसी के साथ, एक्सपेंस के साथ ओपनिंग को क्लोज करना, ये क्लोज हो गया, ठीक है। और इन सब फिगर का सम यहाँ पर ले लिया डेबिट में, ये हो गया दोनों, डेबिट क्रेडिट, राइट। अब देखा डिफरेंस क्या है दोनों का, क्रेडिट इज हायर बट हाउ मच अमाउंट, इनका डिफरेंस कितना है, वो क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करोगे, इनकम समरी डेबिट होगी, अभी क्लोज होगी। अब इनकम समरी में क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, वही क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए जो हमारा इनकम स्टेटमेंट में आए, 2942, अदरवाइज गलत हुआ। और 1685 देखो 1257 का डिफरेंस है, यही इनकम प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में हमारा आया, देखो 1257, ये देखिए 1257, ठीक है। तो अब इनकम समरी डेबिट की तभी क्लोज होगी, ठीक है। इनकम समरी डेबिट, देखो यहाँ लिखा टू क्लोज एक्सपेंस, इनकम समरी और क्रेडिट किसको करेंगे भाई, क्रेडिट किसे होगा, हाँ क्रेडिट किसको करेंगे कैपिटल मिस्टर, कैपिटल हाँ जे कैपिटल है, जो जे के नाम से है ना, जे कैपिटल, पूरा नाम लिखोगे जे कैपिटल, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, क्रेडिट हो गया, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक आपकी एंट्री थर्ड हो गई, तो वो बैलेंस वही आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट था। अब हमने डिविडेंड को क्लोज करना है कैपिटल में, ठीक है, जैसे वहाँ रिटेन अर्निंग्स में होता था क्लोज, तो ये देखिए डिविडेंड को क्लोज किया, तो क्या एंट्री होगी भाई, है बताओ, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल कैपिटल डेबिट होगा सर, ड्राइंग क्रेडिट। बिल्कुल सही है, ठीक है। जे कैपिटल डेबिट 80,000 जो ड्राइंग है, और जे ड्राइंग क्रेडिट क्लोज हो गई, जीरो हो गई, क्लोज जे ड्राइंग अकाउंट, इसको भी क्लोज कर दिया, तो क्लोजिंग एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बताओ, अब हमने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, बताओ कौन कौन से अकाउंट आएंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, सर एसेट्स लायबिलिटीज वाले, बैलेंस शीट लायबिलिटीज एसेट्स और कैपिटल है, जे कैपिटल, बस, ठीक है। अरे जे सर एक कैपिटल सवाल में वही पूछना था आएगा, है सर, एक क्या सर कह एक रहे हो, क्वेश्चन पूछना था, एक क्वेश्चन पूछना था आप पूछो। सर। ये जैसे ये नंबर 2 जैसे इनकम समरी में हमने सेल रिटर्न और अलाउंसेस लिखे हैं सर, इसमें सेल डिस्काउंट की अगर बात आ जाए तो वो हम इसमें नहीं करेंगे, सेल्स क्या, वो सेल्स रिटर्न्स की बात कर रहे हो ना, जी जी सर। देखो सेल्स रिटर्न्स का बैलेंस जो है, देखो एसेट का बैलेंस है डेबिट, सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस का भी तो बैलेंस डेबिट है ना, ये भी तो टेम्पररी अकाउंट्स है ना, इसको भी तो हम क्या नाम है क्रेडिट करेंगे ना, सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस को, क्योंकि ये भी टेम्पररी अकाउंट्स है और डेबिट बैलेंस है, इसलिए नहीं सर एक्सपेंसेस के वो साथ ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसके बाद हम डिस्काउंट की बात होती है, जैसे सेल डिस्काउंट हमने पीछे माइनस किया था, तो यहाँ अगर सेल डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे हम लोग, सेल्स डिस्काउंट यहाँ कहाँ माइनस कहाँ है, सेल डिस्काउंट की तो नहीं अकाउंट ही नहीं है,
नहीं नहीं, सेल्स मैं डिस्काउंट पूछ रहा हाँ हूँ वैसे, मतलब अगर आ जाता है अगर हमारे पास, अगर क्वेश्चन। हाँ अगर वो सेल डिस्काउंट होता तो वो भी आपका जो है वो डेबिट बैलेंस में होता, उसको भी फिर यहीं पर लिखा जाता, समझे। ये जो हमने क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं ना, सेल्स रिटर्न्स जी एंड अलाउंसेस, इसी के नीचे आ रहा होता सेल्स डिस्काउंट, वो भी क्रेडिट हो रहा होता अगर होता, तो ठीक उसका है। बैलेंस भी डेबिट होता। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। तो अब आ जाओ क्लोजिंग, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, इसमें वो आइटम्स आते हैं सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स, यानी कि एसिड्स अकाउंट है, और एसिड के साथ कॉन्ट्रा अकाउंट भी आएगा जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और फिर लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग वगैरह भी क्लोज हो गया, कैपिटल का बैलेंस, अब जो टोटल बैलेंस आया कैपिटल में, ठीक है, सब मिला के। तो देखिए पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस देखिए, कैश ट्रायल बैलेंस से फिगर ली एज इट इज है, अकाउंट रिसीवेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमें पता है, ठीक है, नो एडजस्टमेंट, राइट। सप्लाईज में एडजस्टमेंट है? सप्लाईज में हम ले चुके हैं ना, बैलेंस शीट में जो शो कर रहे हैं वही अमाउंट आएगा ना, या जो जो बैलेंस अब यहाँ पर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो आप कहाँ से उठाओगे फिगर को, बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट से आइटम है, बैलेंस शीट से। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमने आपसे कहा था कि वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आपने वो एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लिया था, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री जब हम पास कर रहे थे तो मैंने कहा था क्या कि इनकम स्टेटमेंट से फिगर उठाओगे, लेकिन जब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो बैलेंस शीट से फिगर उठाओगे, ठीक है। बैलेंस शीट में जो कैश शो किया हुआ है, सप्लाई शो की हुई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री शो की हुई है, प्रीपेड रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एज इट इज सारे पिक कर लिए, ठीक है। बैलेंस शीट में तो एक्सपेंस अकाउंट आ ही नहीं रहे होंगे, आपको बहुत आसान तरीका बता दिया, सारे फिगर हमने उसी ऑर्डर में पिक कर लिए, एक एक आइटम है, कहाँ से, बैलेंस शीट से, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेबिशन जो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, इसलिए उसको इसको क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में होता है। फिर अकाउंट्स पेबल है, ये सब जो है क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है, अकाउंट्स पेबल वगैरह, ठीक है, तो सब ट्रायल बैलेंस वहां से पिक कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट में लिखोगे, लाइबिलिटी है ना, इनकम टैक्स पेबल, सैलरीज पेबल, लोड्स पेबल, जे कैपिटल। तो जे कैपिटल जो बैलेंस शीट में फाइनल फिगर आई है ना, जे कैपिटल की 2167, वो फिगर हम यहाँ पर लेंगे और फिर इसको मैच करोगे, डेबिट क्रेडिट बराबर है, ठीक है। अगर आपने सही तरह पिक किया है, फिगर उठाइए, तो ये देखो ऐसा बराबर भी होगा, 2735, 2735, 250, 2735, 250, टोटल टोटल सेम, ठीक है। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में ऊपर हेडिंग दिया, इसको आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी लिखा जा सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन December 31st, 2020, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, तो डॉलर नहीं है, रुपीज है। क्लियर, पूरा सवाल क्लियर हो गया यस सर। है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आज जितना थोड़ा बहुत पढ़ा लेंगे वो है लेक्चर, आपको आज का कल का कल ही भेजूंगा एक साथ है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हम पहले ही सेंड कर चुके हैं, उसका सोल्यूशन भी, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 का है वो भी कल भेजूंगा। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल जर्नल्स, उसको अब आपने समझना है, जब तक स्पेशल जर्नल नहीं समझोगे आप अकाउंटिंग एरर्स को नहीं समझ सकते, ठीक है। देखिए चैप्टर मैं शेयर कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम आपको एक क्विज भी कराएंगे आपसे, क्विज 3 इंशाल्लाह, आज बनाऊंगा मैं रात में। स्पेशल जर्नल्स है, स्पेशल जर्नल्स ये क्या है?
इसका किस तरीके से बनाया जाता है और इसका एडवांटेज क्या है, तब आपको अंदाजा हो जाएगा। जनरल तो समझते हो, जनरल में तो जो भी चीज़ एंट्री पास हो रही है हम उसमें एंट्री एंटर कर रहे हैं, परचेज करें सेल करें। देखिए स्पेशल जनरल काम इससे हमारा रिड्यूस हो जाता है। देखिए स्पेशल जनरल, इसको पढ़ता हूँ मैं। देखिए स्पेशल जनरल क्या है? फिर बताएंगे परचेज जनरल क्या है। एंटरिंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल, देखो पहले आपको समझा रहे हैं। एंटरिंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंड पोस्टिंग देम टू करेक्ट जनरल लेजर अकाउंट इंडिविजुअली इस टाइम। पहले कहानी आपको बतानी है ना। देखो स्पेशल जर्नल क्यों बनाया जा रहा है। एंटरिंग ट्रांजेक्शन, अगर हम ये स्पेशल जर्नल नहीं बनाते तो क्या होगा, देखो एंटरिंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल, पता है पहला स्टेप हमारा जनरल में पोस्ट होता है। एंड पोस्टिंग देम टू द करेक्ट लेजर अकाउंट है, यानी कि करेक्ट लेजर अकाउंट्स जैसे परचेज, सेल, सैलरीज individually is time consuming. In general, a simple transaction requires 3 lines. 2 to list the accounts debit and credit, एक डेबिट किया एक क्रेडिट, एंड 1 to describe narration, नरेशन। 3 स्टेप आ जाते हैं एक एंट्री करने में जनरल। The transaction must then be posted to each general ledger account. To speed up this process, क्या कह रहे हैं? To speed up this process, companies use special journals to record repetitive transaction. किसके लिए यूज हो रहा है ये? To record repetitive transaction, यानी कि जो ट्रांजेक्शन रिपीट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, that affect the same set of accounts and have a consistent description. Such transactions can be documented on one line in a special journal. Then instead of separately posting individual entries, हर रोज पोस्ट करने के बजाय each column's total is posted at the end of the accounting period, यानी कि at the end of the month टोटल एक साथ पोस्ट कर दिया। ठीक है, इस मकसद के लिए। तो इसमें समझे, ये पेज कुछ क्लियर हुआ? सर इसे अपनी जबान में सर थोड़ी सी समराइज करके बता दें। अभी देखो नेक्स्ट पेज से अभी आपको क्लियर नहीं हो तो फिर कहना। देखो, the following are the main special journal generally maintained by a business. देखो परचेज जर्नल क्या किया, एक हमने स्पेशल जर्नल ओपन कर दिया परचेज जर्नल। इसका मकसद क्या है, ये कि हम या तो हम कर रहे होते हैं कि जब भी कोई चीज परचेज, देखो कंपनी में ये जो ट्रांजैक्शन है ना, गुड्स परचेज, ये बहुत ज्यादा होता है। गुड्स परचेज यानी कि वो गुड्स परचेज का मतलब वो गुड्स जो कि हम परचेज इसलिए कर रहे हैं कि उसको रीसेल करेंगे डिपार्टमेंट, जैसे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में है गुड्स परचेज। क्या किया, उसका लिए हमने एक अलग अकाउंट खोल दिया, परचेज जर्नल बना दिया। जनरल में नहीं पोस्ट कर रहे हैं इसको, है जनरल में नहीं पोस्ट कर रहे हैं इसको, क्रेडिट पे करेंगे। देखो इसको मैं पढ़ता हूँ। इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल दो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स फ्रॉम होम गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल ओनली। वो तमाम परचेजेस जो हम इस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे परचेज हो रही है, और हम एंट्री करते परचेजेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट, फिर नरेशन देते, फिर परचेजेस अकाउंट, फिर हुई, फिर हमने क्या किया, एक परचेज जर्नल बना दिया है। उसको जनरल में नहीं, पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या किया, जब परचेज किया तो उसमें पूरा पढ़ूंगा तो वो फर्स्ट पेज भी समझ जाओगे। It contains the accounts of all those suppliers or creditors from whom goods are purchased on credit for the purpose of resale. It is also called creditors or accounts payable ledger. Entries in this ledger usually include the date of the entry
देखो इसमें सिर्फ ये डाल रहे हैं डेट ऑफ द एंट्री, जैसे आज की डेट आ रही है फर्स्ट, तो आज फर्स्ट है, 1 मार्च है, 1 मार्च को हमने परचेज किया क्रेडिटर से। इनवाइस नंबर क्या था 101, नेम ऑफ सप्लायर क्या था मिस्टर मोहम्मद हुसैन, ये लिख दिया मोहम्मद हुसैन। अमाउंट कितना था 1,50,000। अच्छा अब पता लगा इसी डेट को एक और आया, वो भी लिख दिया 1 मार्च। इनवाइस नंबर कितना है उसका, फर्ज करो 105, ठीक है, वो लिख दिया। नेम ऑफ सप्लायर मिस्टर जावेद है, जावेद हुसैन, वो आ गया जावेद हुसैन। अमाउंट कितना है भाई 2 लाख। अब आगे 2 तारीख आ गई, देखो जनरल वाउचर को डिस्टर्ब ही नहीं किया, वहां गए नहीं, वो गुड्स लिख रहे हैं जो कि रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट पे परचेज अगर कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। भाई जो एंट्री हो रही है वो जो परचेज ऑन क्रेडिट कर रहे हैं ना, वो यहाँ लिखते जा रहे हैं। अगर कैश पे तो फिर जनरल में जाएगा, वो करते गए पूरे महीने यही काम करते रहे, ठीक है। जो ये चीज होगी सिर्फ एक टाइप का ट्रांजेक्शन, परचेज जनरल, सेल जनरल अलग होगा पूरे महीने में, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते गए 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक सारा देखो क्या लिखा हुआ है, एंट्रीज इन द जर्नल, in this journal usually include the date of the entry, the invoice number, the name of the supplier and the amount of the, for this purpose the above 4 columns will purchase check, ठीक है। और आगे देखो अभी चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पे, अब वापस आ जाओ फर्स्ट पेज पे, फिर वापस आ जाओ। अब देखो जो आप कह रहे थे ना जरा समझा दे, अब खुद ही समझ जाओगे। अब मैं फिर पढ़ता हूँ स्पेशल जर्नल, देखो entering the transaction in the journal and posting to the correct journal ledger account individually is time consuming. In the journal a simple transaction, in the journal a simple transaction, ये अभी को बता रहे कहानी कि journal में एक simple transaction requires 3 lines, 2 to list the accounts debit and credit and 1 to describe, see this transaction must then be posted to each ledger। रोजाना ये भी काम कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं। To speed up this process, companies use special journal to record repetitive transactions that affect the same set of accounts and have a consistent description. Such transaction can be documented on one line in a special journal, then posting individually entry. Each column's total is posted at the end of the accounting period. अब बताओ ये पेज क्लियर हो गया भाई? यस सर, अब हो ठीक गया। है। ये देखो ये एंट्री करते करते जब पूरे महीने का टोटल आया ना, फिर हमने पोस्ट कर दिया। क्या किया है? यस सर, पोस्ट क्या किया कि जैसे ये परचेज है ना, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, एक ही एंट्री कर दी। 100 दफा परचेज किया क्रेडिट पे, एक एंट्री कर दी परचेजेस डेबिट। टोटल सारे महीने का टोटल जब एंड में आया ना, परचेजेस डेबिट कितनी हुई? डेबिट 80 लाख डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, खत्म हो गई बात। और इंस्टेड ऑफ डूइंग पूरे महीने में, लेकिन इसमें कौन सी चीज आएगी? परचेजेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल जो चीज है, आल्सो ऑन क्रेडिट। ये याद रखो, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये मेरा वो बनाया हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सल फार्मूला ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी को ही फॉलो किया जाता है। ये जो मैंने सेंटेंस बताया, ऑल परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अगर ये चीज है तब इसमें लिखेंगे, याद रखो। अदरवाइज अगर कैश पे भी हो या अगर हमने मशीनरी परचेज की तो वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो गुड्स परचेज करते हैं तो रीसेल वो चीज आएगी, इसको कहते हैं परचेज जर्नल। तो यही काम सेल जर्नल कर रहा होगा है इसका, बिल्कुल। यानी कि वो तमाम सेल जो हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें क्रेडिट डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। हमने एक अकाउंट, ये देखो अब आ गया, से इसको कनेक्ट करो इस पेज से, ठीक है, सेल्स जर्नल, ठीक है। क्या
इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज डेटर्स, अब यह कस्टमर की बात हो रही है, वो सप्लायर की, और कस्टमर टू whom गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली, ये भी याद रखो, है ये याद रखना है, वो तमाम कस्टमर जिनको गुड्स हमने बेची है लेकिन क्रेडिट पे, वो चीज यहाँ पर आएगी, है। इट इज कॉल्ड डेटर्स आर अकाउंट रिसीवेबल, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटर्स आर अकाउंट रिसीवेबल लेजर। एंट्रीज इन द जर्नल, इन दिस जर्नल यूजुअली इंक्लूड द डेट ऑफ द एंट्री, वही कॉलम है, इनवाइस नंबर, वहां था नेम ऑफ द क्रेडिटर्स, यहाँ द नेम ऑफ द डेटर्स, बस ये फर्क है, एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि अमाउंट ऑफ द इनवाइस, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द अबव 4 कॉलम्स विल बी मेड इन सेल्स जर्नल। तो क्या होगा, डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर यानी नेम ऑफ डेटर्स, ठीक है, और अमाउंट। अब सारे महीने, पूरे महीने इसमें यही इनपुट करते रहेंगे, डेट वाइज एंट्री हो रही होगी, और जर्नल में कोई एंट्री नहीं हो रही होगी, और पोस्टिंग भी नहीं कर रहे होंगे हम लेजर में। मंथ एंड पे क्या करेंगे, मंथ एंड पे इनका टोटल करेंगे, अमाउंट का टोटल करेंगे, ठीक है। एक ही दफा एंट्री कर दी। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि हमें तो पता है कि ये तो क्रेडिट वाला माल है, कैश वाला तो है ही नहीं। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने लाख से भाई, 80 लाख है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो गया काम, ठीक है। अब बताओ कितना टाइम बचा। अब आप सोचो, सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल की यूटिलिटी कितनी है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, और कितना टाइम बचा कंपनी के लिए। समझ आ गई ये सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल? यस सर। ठीक है। और परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स यहाँ नहीं लिखेंगे, उसका अलग वो बनाएंगे, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, परचेज वो, यानी कि वो परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न जो कि क्रेडिट पे नहीं है, वो रिटर्न भी हो सकती है। तो देखो आगे आओ, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल, ये अलग होगा, है, इसमें उसमें नहीं डालेंगे। पर in this journal, transaction relating to the goods returned to the supplier are recorded only. It does not record the return of goods which were purchased on cash basis in past. ठीक है, इसमें भी एंट्री होगी। In this journal, transactions relating to the goods returned to the supplier are recorded. It does not record the return of goods which were purchased on cash basis. तो सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस का अलग जर्नल होगा। इन दिस जर्नल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर रिटर्न कर रहा है, आर रिकॉर्डेड ओनली। इट डज नॉट रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच वर सोल्ड ऑन कैश बेसिस इन पास्ट। समझ गए? 4 जर्नल मैंने आपको बताए, और ये भी आज की तारीख में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। कैश भी है, और ये पेटी कैश क्या होती है, ये 4 चीजें 2 रह गई है, कैश बुक और पेटी कैश। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, कैश बुक। अब बताओ इसमें कोई सवाल है अब तक जो पढ़ाया, स्पेशल जर्नल और क्वेश्चन कोई नहीं है? जी नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है जी सर। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। सर ये सेंड करेंगे तो ये सर एक दफा मेमोराइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं सवाल कर रहा हूँ भाई, आपसे नहीं कर रहा, किसी और स्टूडेंट से कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई आपने ये, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये जो क्या नाम है, जल्दी से किसका, क्या है, परचेज जर्नल की बात कर रहे हैं। परचेज जर्नल देखिए, किससे पूछ रहा हूँ मैं, है आप जवाब दोगे, वरना मैं सर से कहूँगा कि इनकी एब्सेंट लगाओ, है चाहे गलत जवाब दो। साकिब यासीन, हाँ भाई आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। हाँ, अब आप जवाब दीजिए कि क्वेश्चन का परचेज जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि कंपनी परचेज लैंड 2 lakhs परचेज लैंड फॉर द रुपीज ऑफ 2 lakhs ऑन क्रेडिट। बताओ ये परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा? जी सर, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी सर ये,
क्योंकि नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। सर सर क्वेश्चन रिपीट कर दें काइंडली सर। सेल के लिए क्लास आइटम नहीं है, ये परचेज जर्नल में आप रिकॉर्ड नहीं है। क्लास में क्या सो रहे होते हो? मैंने आपको बताया कि परचेज जर्नल में क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन्स द क्लास अकाउंट्स में ऑफ क्या सो रहे होते थे? created from whom goods were purchased on credit, goods were purchased for the purpose of resale। लैंड आपने इसलिए थोड़ी खरीदी होगी कि हम इसको बेचेंगे, ठीक है? तो आप वो बेशक वो क्रेडिट पे हुआ, वो जर्नल में जाएगा, ठीक है? आपको सवालात ऐसे आ सकते हैं कि आप बताओ ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में, परचेज जर्नल में, सेल्स जर्नल में। तो आपको अभी मैंने बताया कि इसमें वो चीजें रिकॉर्ड होंगी, वो गुड्स रिकॉर्ड होंगी जो कि इस पर्पस के लिए परचेज की जा रही है कि उसको रीसेल करना है, और क्रेडिट पे भी परचेज किया। तो लैंड परचेज किया तो कंपनी लैंड थोड़ी बेच रही है? वो तो इसलिए वो ये यहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है? अब क्लियर हो गई भाई? जी सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर जैसे आपने अब कहा कि सर लैंड सर उन्होंने सर लिया है कि सर लैंड के लिए तो हम एंट्री में वैसे लैंड लिख लेंगे नाम सर। वैसे सर अगर गुड्स वगैरह अगर आए तो इसके लिए हम परचेज का वर्ड सर इस्तेमाल करेंगे एंट्रीज में, ऐसा ही है सर? फिर से बोलो, क्या बोला?